हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेस पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेस के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे आपको सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ करवाए जाते हैं। डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस सॉलिड हो। जितनी तगड़ी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। और आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो सर ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी शानदार और मजेदार तरीके से। जी हाँ, साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट बेस का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, इसमें भी आपको वही सेगमेंट मिलते हैं जो सेगमेंट आपको इंग्लिश मीडियम में मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सेम सेगमेंट है, कोई फर्क की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात याद रखना। ई बुक्स, ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी मीडियम के लिए भी मिलती है, वहां से भी आप जाके कोई दिक्कत की बात नहीं है, नोट्स को ग्रैब कर सकते हैं। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी जो वीडियोस होती हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक होती है। किसके लिए? आपके नोट्स और ई बुक्स के लिए, बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो स्टार्ट किया जाए। सर आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बिल्कुल चैप्टर 2 एमसीक्यूज टाइप 1 चालू हो रहा है। आपको पता है कि वो वाला खत्म कर दिया, कौन सा वाला? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला, वो निपटा दिया। अब आ गए पार्ट 2 पे, मजा आएगा। पार्ट 2 नहीं, मतलब सेकेंड चैप्टर पे, और उसका टाइप 1 है। मतलब भैया आपको बस बने रहना है, बिल्कुल जुड़े रहना है, एक नंबर मजा आएगा। अगर मजा नहीं आए तो बात वाली बात, तो बात वाली बात। क्या बोलते हैं पब्लिक, क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आने वाला है एक तरफा तरीके से। बिल्कुल चालू करें। यस सर, ये लीजिए पहला क्वेश्चन। देखो यार, पहली बात मैंने आपको बोला एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जी हां, क्योंकि अब जिस तरीके से आप लोग के पेपर डिजाइन हो रहे हैं उसमें एमसीक्यू को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है किसको? एमसीक्यूज वगैरह को। तो ये बात हमेशा याद रखना है और हमेशा याद रखा जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से। डन। चलो तो अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में से नहीं निकल पाया या हमें पता नहीं चल पाया, ये आप बताइए। सर रदरफोर्ड याद है क्या? नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल याद है, कोई दिक्कत नहीं है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वही गोल्ड फॉइल वाला। जी हां, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इन द एटम इज एम्प्टी। सर ये बात तो बिल्कुल सही थी, हमें मिला भी था, उसने देखा था कि बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम्स को पास करके चले गए थे, तो हमें यह पता चल गया था कि भैया एटम्स के अंदर बहुत सारी जगह खाली है। 101% ये बात सही थी। फिर द रेडियस ऑफ द एटम इज 10 की पावर -10 मीटर, वाइल दैट द न्यूक्लियस की 10 की पावर -15 मीटर। ये बात भी उसने थोड़ी बहुत कंक्लूसिव हमें बता दी थी, कि ये बात भी यहां से हमें थोड़ी समझ में आ गई थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात भी भाई ने बिल्कुल बताई थी कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कौन है? इलेक्ट्रॉन से, तो उसने उसको पकड़ के रखा है। किस फोर्स से? भैया देखिए, अगर न्यूक्लियस को पॉजिटिव मान रहा है और वो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान रहा है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स हो सकता है? भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस बात को भी अपन इस वाले एक्सपेरिमेंट से थोड़ा बोल सकते हैं कि भैया पता चल गई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पता नहीं चली थी कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, और वो भी फिक्स एनर्जी के साथ, जिनको कहा जाता है ऑर्बिट्स। ये नहीं बता पाया था कि उन ऑर्बिट्स में उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। इस बारे में कुछ भी डिस्कशन इससे अपन को नहीं पता चला था। इस स्टेबिलिटी के बारे में ये कुछ नहीं बता पाया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से इस पॉइंट को बिल्कुल भी हम ये बोल सकते हैं कि नाप या बिल्कुल नहीं समझ पाए थे कि ये वाला पॉइंट जो है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बाकी के तीनों हमें आसानी से समझ में आ गए थे, किनके? ये वाले, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू।
लेकिन सर ये थर्ड वाले पॉइंट को हम बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए थे, जो कि बहुत शानदार आंसर बना रहा है, कूट आंसर। इसको आगे पता चला था, बोल्स भाई ने क्लैरिफाई किया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है भैया। भैया अगर एक ऑर्बिट में है तो भैया उसके पास जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास बराबर होगा, अगर सबके सब एक ही ऑर्बिट में है तो। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, मानना तो पड़ेगा ही, आपकी बात में दम है। ठीक है सर, मैंने कहा अच्छी बात है, आपकी बात में दम है, तो हमने कहा अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी बात एकदम सर आंखों पे, सर आंखों पे, है ना, मैं कह रहा हूं सर आंखों पे, ठीक है, सर आंखों पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल ऑर्बिट्स, ये बात क्लियर होती है यहां पे, ये बात क्लियर होती है, ठीक है। तो फाइनल आंसर है सी फॉर कूट। ये देखिए सर, सी फॉर कूट आंसर। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी नोट डाउन करिए, सी फॉर कूट आंसर। फिर अपन अगले वाले पे चलते हैं, कोई दिक्कत की बात अपन को नहीं आने वाली। डन, ये देखिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। सर ग्राउंड स्टेट क्या होता है, मतलब जब उसने एक भी इलेक्ट्रॉन का लॉस वॉस नहीं किया। ग्राउंड स्टेट का मतलब जब उसने एक भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया, उसने एक भी इलेक्ट्रॉन का हेरफेर नहीं किया, उसको अपन कहते हैं ग्राउंड स्टेट। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल आपकी बात से मैं वाकिफ रखता हूं। देखिए पहले काउंट करो, 2 4 10, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है 4s2 और उसके बाद 3d8 3d8। भैया ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अच्छा खासा ये ग्राउंड स्टेट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सबसे नीचे वाला देखेंगे, आ जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना था, लेकिन ये 3d5। भैया ये जो है 25 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, आप सॉरी 24 आ रहे होंगे, आप चेक कर लीजिए, ये क्रोमियम का है, क्रोमियम एक्सेप्शन है। क्या तुम्हें याद है क्रोमियम क्या है भैया, एक्सेप्शन है। क्रोमियम क्या है, एक्सेप्शन है। वो 4s1 करके एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और वो कन्वर्ट कर लेता है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कर लेता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी क्रोमियम का क्या है सर जी, ग्राउंड स्टेट है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। लास्ट सेकेंड वाला देखते हैं, चलो 2 4 10 12 18 19 29 आ रहा है सर, टोटल 29, मतलब कॉपर की बात है, कॉपर 29। सर ये भी एक्सेप्शन केस होता है, ये भी 4s1 करके एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये बना लेता है फुल फील्ड, फुल फील्ड। ये देखिए, ये देखिए भैया, ये देखिए, समझ में आ रहा है। अब भैया कॉपर हो गया, इधर देखो 2 4 10 12 18 20 20 और 9 29, 29 बोले तो कॉपर, कॉपर का तो ये होना चाहिए, ये नहीं हो सकता सर, तो ये गलत है सर। इसीलिए मैंने कहा कि भैया बी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये किसी का ग्राउंड स्टेट नहीं है। कॉपर का ग्राउंड स्टेट ये होता है और उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब भैया कॉपर होना चाहिए डी वाले में, और कॉपर नहीं है फिर वहां पर, तो भैया वो किसी ने और का दिया, और एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है। ये क्रोमियम का था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, और ये हमारा निकल का था। ये किसका भैया आता पता नहीं है, क्योंकि ये स्टेट तो हमें किसी के ग्राउंड स्टेट में नहीं पाई जाती, इसलिए आंसर है बी, इसीलिए आंसर है बी। देख लो भैया, आंसर है बी, कोई तकलीफ नहीं है, आंसर है बी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत। बी फॉर बॉल। ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। चलो डन, चलिए अब ये देखिए, The probability density plots of 1s and 2s orbital are given in figure। ये 1s का बना है, ये 2s का बना है। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। जैसे एक ये एरिया दिख रहा है, ये देखो न्यूक्लियस के पास, इधर 1s की पाए जाने की, इधर पे ये देखो ये वाला
2s के यहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, 2s के यहां पे, ये 2s का है, ठीक है सर। और कुछ, द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन अ रीजन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द रीजन। तो भैया इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो दिया हुआ है, ठीक है सर। और कुछ बताना चाहेंगे इसके अंदर? मैंने कहा नहीं, और कुछ बताइए, ठीक है। लेकिन सर इसके एमसीक्यू नहीं दिए। अच्छा पीछे दिए, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताइए भैया, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताइए, ठीक है, डन। अब देखो 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है ना, दोनों की दोनों अगर आप देखें तो स्फेरिकल शेप की है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। हाँ ये बात भी सही होती है, नियर द न्यूक्लियस आपको इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा चांसेस होते हैं मिलने के, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड भी तो शेल चालू होता है, तो सबसे पास में मिलता है, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर, रुक जाओ, हाँ यहां पर देखिए, ये देखिए बीच में, फिर ये यहां पर इतनी जगह खाली है, फिर उसके बाद ये बढ़ रहा है, तो भैया न्यूक्लियस मिल सकता है सेंटर में, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। फिर क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही है। अब सर इस पॉइंट को जरा समझना, अब आप ये बताओ, अगर ये मैंने एक ड्रॉ की लाइन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे मिला है तो यहां पे भी तो इतनी दूरी पे ही मिलेगा, और यहां पे भी तो इतनी दूरी पे ही मिलेगा, यहां पर इतनी दूरी पे, ये थोड़ी कि ये अंदर होगा, ये बाहर होगा, ये पीछे, हर ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अगर कोई संभावना है तो भैया इक्वी डिस्टेंस होगा अराउंड द सबके अराउंड। मतलब कहना चाह रहा हूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे ही पाया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी मेरे को ठीक लग रहा है। अब इधर आते हैं, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल, ठीक है, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। अगर हम न्यूक्लियस से दूर के तरफ जाते हैं तो 2s में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। मैंने कहा नहीं ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि भैया 2s के लिए तो भैया पीछे जाना ही पड़ेगा। देखो ना, अब आप देखिए, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको इतनी दूर तक है, तो अगर आप न्यूक्लियस से दूर गए तो भैया यहां भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आप और दूर गए यहां भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये और दूर गए यहां भी मिलेगा, यहां से यहां गए ये 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 भी मिलेगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन से अगर आप न्यूक्लियस से दूर भी जा रहे हैं तो भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कोई कम नहीं हो रही। किसके लिए? 2s के लिए, क्योंकि भैया 2s मतलब ऑर्बिटल बढ़ गया, ऑर्बिटल बढ़ गया तो भैया दूर तक उसके पाए जाने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट आपका यहां पर गलत है कि अगर मैं डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर जाता हूं तो डेंसिटी ऑफ पाए जाने की इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, वो बिल्कुल गलत है भैया। वो आप दूर जाओगे तो उसका भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शेल बड़ा होने से थोड़ा वो न्यूक्लियस से तो दूर जाएगा, तो अगर आप दूर जाते हो तो आसानी से वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें डी इज द रॉन्ग आंसर, तो डी इज द इनकरेक्ट। ये देखिए भैया, डी इज इनकरेक्ट, ये देखो डी यहां पर गलत है, बिल्कुल 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 एक तरफा तरीके से आपको यह बात पता होनी चाहिए। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए, जल्दी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। डन हो गया। The probability density of electron for 2s orbital decreases uniformly as distance from the nucleus increases. कोई डिक्रीज नहीं होती, ठीक है, डन। हाँ, which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? भैया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था अपन ने, है ना, क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अपन ने किया था। क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अपन ने किया था। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला था? कौन सी यहां पर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो गलत है?
कह रहा है दे स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। बिल्कुल सही है ये तो, कि भैया कैथोड से चालू होगी और एनोड के तरफ जाएगी। दूसरी बात, कैथोड रे में जो कैथोड रे थी वो चार्ज पार्टिकल थे, जो वो रे थी वो कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो भैया चार्ज पार्टिकल अगर हैं और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो भैया वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आपने नहीं लगाई तो फिर वो स्टेट जा सकते हैं जब आप नहीं लगाओगे। तो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है, अगर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी तो फिर वो सीधे सीधे चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने लालच दी तो भैया वो घूम जाएंगे, वो घूम जाएंगे, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलेगी। Characteristics of cathode ray do not depends upon the material of electrode in cathode ray tube। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो भी मटेरियल आप यूज करते हो कैथोड रेज उस पर डिपेंड नहीं करती, ना ही वो उसके अंदर जो अपन वो पूरा ट्यूब बनाते हैं ना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का, उसके अंदर अपन जो गैस भरते हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो ये बात याद रखना, बिल्कुल सही पॉइंट है ये, ठीक है। अगला, Characteristics of cathode rays depends upon the nature of gas present in the cathode ray tube। अभी मना किया था कि उसके अंदर कोई भी गैस भरी हो उस पे कैथोड रे बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं करती। तो फाइनली आंसर है डी। लो भैया डी फॉर ढोकला हो गया, लो भैया डी फॉर ढोकला हो गया। क्या बोलना चाहते हो? लो खा लीजिए ढोकला भैया, भैया ढोकला खा लीजिए, बिल्कुल शानदार तरीके से ढोकला लाके दिया है मैंने आपको। चलो भैया 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 ढोकला ढोकला ढोकला, फटाफट ढोकला। चलिए 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 चलिए, ढोकला हो गया भैया, ढोकला जल्दी जल्दी जल्दी, ढोकला ढोकला ढोकला। मजेदार कैथोड रे डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, ये देखिए सर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि सर वो डिपेंड ही नहीं करती कैथोड रे, चाहे किस भी मटेरियल से वो इलेक्ट्रोड बनी हो या उसके अंदर कोई भी गैस भरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो, इलेक्ट्रॉन को का कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट? भैया इलेक्ट्रॉन की कहानी सुननी है, इलेक्ट्रॉन की कहानी, दूसरे की मुंहजबानी। बिल्कुल, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, आप नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन कह रहा हाँ हम हैं, ठीक है भैया। लास्ट वाले से देखते हैं, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज। हाँ, अभी मैंने कहा था कैथोड रेज में कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल था, वो यही था क्या? सॉरी, हाँ कैथोड रेज ही था, ठीक है। फिर इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। एटम के अंदर यही पाया जाता है? जी बिल्कुल सर, एटम के अंदर तीन चीजें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसमें यह भी होता है। तो सर तीन तो सही हो गए, मतलब अब यही गलत होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। कैसी बात कर दी सर, कैसी बात कर दी आपने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। सर भैया प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना ज्यादा होता है? 1800 टाइम्स। तो न्यूट्रॉन से तो कितना ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है पूरे तीनों में। तो भैया इक्वल तो आप बोल नहीं सकते, इसीलिए आपका आंसर है बी, बी फॉर बिंदास, बेस्ट आंसर। और मैं आपको पता है इसलिए हटता हूं साइड में कि आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जितना जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लोगे उतना बढ़िया तरीके से अपन आगे की तरफ चलेंगे और कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली। डन, चलो अब आ जाओ यहां पे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? पहली बात तो थॉमसन ने तो भैया ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए थे, सिर्फ गोला गोला बता के चले गए थे, है ना, बस यही करके निकल लिए थे। तो भाई उनने ऐसी कौन सी बात बताई? पहले ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। हाँ यार ये बात सही है, उनने ये तो कह दिया था कि एटम न्यूट्रल होता है, इनने ये बात तो कही थी, बस ये एक ही बात तो उनने कही थी। उनने कहा था भैया वहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और एटम आपका न्यूट्रल होता है। ये एक बात उनकी हमेशा सही रही थी,
ये बात तो उनकी सही थी करेक्टली। चलो भैया पहला ही सही है, ये मान लिया आंसर यही है, तो रुक जाओ पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं आगे चल के। मेरे को तो ये लग रहा है यही आंसर है। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल नहीं सर, ये तो बता ही नहीं पाए थे। स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो कि बोर साहब ने बताया था। किसने बताया था? बोर्स ने। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम, ये भी बाद में पता चला था कि भैया कौन कहां रहता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है जिनको ऑर्बिट्स कहते हैं, उसमें कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये बात भी बाद में आई थी। और स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये भी बाद में बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर आपको याद हो तो बोर्स भाई ने इसको क्लियर किया था। उन्होंने ये कहा था कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स होती है और उसी हिसाब से चलता है। जब भी एनर्जी का चेंज आएगा, जब वो अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स भैया थॉमसन ने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन था कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। देख लीजिए भैया फर्स्ट वाला आंसर ही है। देख लीजिए भैया फर्स्ट वाला आंसर ही है। कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दे दिया, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। डन 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 डन। ठीक है, जल्दी देख लो, कोई भी दिक्कत हो तो। भैया क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया मैंने आपको, बढ़िया। अब आ जाओ। 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स। कौन बताएगा आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यही होता है क्या? नहीं सर, गलत लिख दिया आपने, आइसोटोप्स लिख दिया। जी हां, आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो सर फिर आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये होते हैं। अगर भैया आपको देखिए एटॉमिक नंबर अलग है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग होंगे, क्योंकि सर एटॉमिक नंबर इज ऑलमोस्ट, भैया ऑलमोस्ट क्या, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पहला पॉइंट तो ये बन के आ रहा है। हमने कहा ठीक है। और फिर हम जानते हैं सर मास नंबर सेम है। एटॉमिक मास क्या होता है सर? एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये होता है हमारा एटॉमिक मास और ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। चलो आ जाओ भैया फटाफट निकालते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। देख रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। इसको आइसोटोप्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? आइसोटोप्स। हमसे ही तेज चल रहा है, अभी निपटा देंगे भैया, गलत है ये पॉइंट। ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते, डिफरेंट होते, तो ये भी गलत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं। भैया प्रोटॉन की बात लानी पड़ेगी आपको। इधर आइए, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज सेम। देखा, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी को एटॉमिक मास कहते हैं, और जो कि क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। तो भैया ठीक है, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट, क्योंकि भैया एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो प्रोटॉन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। बिल्कुल सर, डी वाला इज द राइट आंसर। दी वाला ये लीजिए भैया, क्या बोलेंगे? डी फॉर डाइपोल आंसर। ये लो भैया, कहोगे सर आज तो फुल केमिस्ट्री में ही चल रहा है। डाइपोल आंसर जल्दी नोट डाउन करिए, डाइपोल आंसर जल्दी फटाफट देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाइपोल आंसर फटाफट देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी। डाइपोल आंसर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट देखिए। ये देखिए, डी इज द राइट आंसर। मैंने कहा ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई। 7 क्वेश्चन हो गए। क्या हो गए? 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। डन 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 डन। ये देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 एक तरफा क्वेश्चन आए।
अब नोट्स की बात करेंगे। सर जी नोट्स और रेडियल नोट्स अपन ने कब देखे थे? जब अपन ने खत्म कर लिया था अपना आइजनबर्ग प्रिंसिपल, वहीं से पता चला था हमें नोट्स के बारे में, जो हम डायग्राम्स देख रहे थे। हमें जब ऑर्बिटल्स के बारे में पता चल चुका था तभी आया था हमारा फैक्टर जिसका नाम है नोट्स, और इस पे अपन को देखना था कि भैया क्या होता है। अपन को दो टाइप की नोट्स देखी थी, बहुत सारी नोट्स देखी थी, रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स, टोटल नोट्स। यहां पर पूछा है कि भैया द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। तो भैया रेडियल नोट्स का कोई फॉर्मूला तो होगा, है ना? बिना फॉर्मूले के तो काम होगा नहीं। मैंने कहा होना तो चाहिए। देखो रेडियल का एक आ गया मैं, जो रेडियल नोट्स है उसका फॉर्मूला होता है, देखिए n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। अब यहां पर सर n और l क्या होता है वो देख लेते हैं। सर 3p को ले आओ। ओहो आ गया, आ गया। n कितना है सर? सर n 3 है। l कितना है सर? अपन जानते हैं s p d f। यहां पर l की वैल्यू 0 1 2 3। जीरो 1 2 3, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, L क्या है आपका भैया? P बोले तो 1, तो L की वैल्यू हो गई अपनी यहां 1। अब रख दीजिए भैया, n है 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर जी? 1। तो ये आ गए आपके रेडियल नोड्स। रेडियल नोड आ गए आपके 1, रेडियल नोड आ गए आपके 1। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो आंसर होगा भैया ए फॉर आलू, ए फॉर आलू। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां तक देखने को नहीं मिल रही है, पक्का? अच्छा ऐसे ही अगर कोई आपसे एंगुलर नोड पूछे तो एंगुलर नोड सिंपल एल होता है, एंगुलर नोड सिंपल एल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपसे कोई टोटल नोड पूछ ले, टोटल नोड्स, तो वो क्या होते हैं? रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, ठीक है? अब रेडियल नोड्स की बात करें, रेडियल नोड्स क्या है? n माइनस एल माइनस 1 प्लस एंगुलर नोड क्या है? l, l से l कैंसिल। ये हो गए भैया टोटल नोड्स, ये हो गए सर जी टोटल नोड्स। क्या है? टोटल नोड्स। टोटल नोड्स, ये फॉर्मूला होता है टोटल नोड्स का। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर आने को नहीं मिलेगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया और शानदार तरीके से। ये हो गया भैया अपना 8 का फर्स्ट। देखिए सर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। राइट चॉइस है भाई, राइट चॉइस है, बिल्कुल राइट चॉइस है। चलो हो गया डन, बढ़े आगे। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। ओके 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 सर, एंगुलर नोड्स अभी पढ़ाया। मैंने कहा ना बस आपको मेरे साथ करते चलना है। जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिए, एंगुलर नोड्स कितने आएंगे। सर एंगुलर नोड्स होता है एल। जल्दी बताइए, मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में आना चाहिए बेटा, मुझसे पहले अगर कमेंट सेक्शन में आएगा तो मजा आ जाएगा मेरे को। 4D। अच्छा डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? SPD 0 1 2। तो सर एल की वैल्यू हो गई 2, एल की वैल्यू हो गई 2, मतलब आपके एंगुलर नोड्स 2 आ रहे हैं। 2 बोले तो सी फॉर कूट केमिस्ट्री। क्या है सर? कूट केमिस्ट्री, कूट केमिस्ट्री। जल्दी कूट केमिस्ट्री। कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या हो गया? कूट केमिस्ट्री, बिल्कुल बिंदास तरीके से। जल्दी देख लो एक बार, कूट केमिस्ट्री, बढ़िया और शानदार तरीके से देखा अपन ने। ठीक है, तो ये अपना हो गया 2 2 2 2 2 2 2 2। देखिए एक बार, हाँ सर बिल्कुल वही आंसर है। देखो
बिल्कुल वही आंसर है, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। बढ़िया है, आगे बढ़ जाए सर। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया, बढ़िया और शानदार तरीके से। ये लीजिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ एंड ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरीज, पाथ, कहीं पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ये सब जब आई थी जब हम एंटर कर चुके थे भैया क्वांटम फिजिक्स में। ये सब तब आया था जब हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर एंटर कर चुके थे। वहां पर हमें कई सारी चीजें देखने को मिल रही थी, जैसे हमें मिला था भैया डी ब्रॉगली साहब, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो मिले थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिनने एक जगह के बारे में बताया था जिसका नाम था ऑर्बिटल, और यही एक जगह थी जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कुछ और बात कही थी कि बेसिकली एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं जो देखने को मिली थी वो पॉलीज। हुंस रूल ने कहा था कि अगर ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है तो उनमें आप इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करोगे। क्या करोगे? सिंगली फिल करोगे, अनटिल एंड अनलेस पेयरिंग नहीं करोगे, जब तक सबके सब सिंगल फिल ना हो जाए। और वह प्रिंसिपल की बात तो बिल्कुल सिंपल थी, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी शेल में जाएगा फिर हायर एनर्जी शेल में। इसीलिए जो आपका आंसर बनता है वो बनता है बी फॉर बिंदास आंसर, बी फॉर बिंदास आंसर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 आपका होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 होता है समाप्त, कोई दिक्कत के बिना, कोई भी दिक्कत के बिना। जल्दी नोट डाउन करिए तो मजा सा आए, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे, फिर अपन आगे की तरफ गाड़ी को बढ़ाते हैं। जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर। बिंदास आंसर, डन। चलो अब नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ थर्ड शेल विल बी। तीसरे शेल के साथ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या लेना देना है थर्ड शेल के साथ। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ थर्ड शेल विल बी। सर थर्ड शेल मतलब थर्ड शेल, ठीक है, ये रहा थर्ड शेल। अब इसमें कितने सब शेल होंगे? एक 3s होता है, एक 3p होता है और एक 3d होता है। ये मैंने बात करी है सब शेल की। किसकी बात करी है? सब शेल की। आपसे क्या पूछा भाई ने? आपसे पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब भैया अपन जानते हैं 3d सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? सर एक ही होती है। 3p के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती है? सर 3p ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। p के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है। फिर आप जब d की बात करोगे तो d के अंदर आपको 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये होती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके अंदर? थर्ड शेल के अंदर। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 आपके पास ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। कितनी? 9 ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल A1 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी ऑर्बिटल्स हो गई आपके पास? 9 ऑर्बिटल्स। और मैं तो कहता हूं एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, जो शेल होता है, मान लो शेल अगर आपका n है तो आपकी सब शेल भी उतनी ही होती है n, लेकिन आपकी जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो होती है n²। और उन ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो होते हैं 2n²। क्या होता है बेटा? 2n²। अब आपसे बोला था शेल कौन सा है? थर्ड शेल है, तो 3 ऑर्बिटल क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर 9। देख लीजिए 9 आई है, तो भैया आंसर है C फॉर क्यूट। आंसर है C फॉर क्यूट। क्या है आंसर? C फॉर क्यूट आंसर है। जल्दी देखो C फॉर क्यूट आंसर है, जल्दी देखो, फटाफट देखिए, तभी आगे बढ़ पाएगी गाड़ी भाई। जल्दी नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल तेजी में। हो जाए तो बताइएगा जरूर।
डन हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? क्या है आंसर? चलिए 9, मैंने कहा था सर वही आएगा, बिल्कुल। अब देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, भैया ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिटल्स का, ये डिपेंड करता है हमारे, भैया याद करो, एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? एल से। भैया सिंपल सी बात थी ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। ए फॉर आलू, बिल्कुल सिंपल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, तो वो सिंपल किस पे डिपेंड करता है? एल पे डिपेंड करता है। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आए या आप समझ ना पाओ, तो बिल्कुल सिंपल था ये तो। हाँ तो सर वो देख लीजिएगा, ये आंसर है उसका 12th का ए, बिल्कुल। अब आते हैं अपन 13th क्वेश्चन पे, सबसे तगड़ा क्वेश्चन। हाँ सबसे तगड़ा क्वेश्चन, मजा आएगा इसमें। क्या बोल रहा है समझो, क्लोरीन 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, एक क्लोरीन 37, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, क्लोरीन 37 और एक क्लोरीन 35, ठीक है। बट उसका एटॉमिक मास जो हमारे पास है भैया, एक तरीके से आपको पता है, तो वो जो एटॉमिक मास है इनके एवरेज एटॉमिक मास से निकला है वो, ठीक है। किससे निकला है? एवरेज एटॉमिक मास से, एवरेज एटॉमिक मास से निकला है वो, ठीक है। इन दोनों की मदद से जो आ रहा है 35.5, ठीक है, मान लिया। दिस इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन 35 इज अप्रोक्सीमेटली, वो आपसे बोल रहा है कि अबंडेंस में क्या रेशियो होगा, मतलब अबंडेंट रेशियो निकाल के बताइए किसका? क्लोरीन 37 का और क्लोरीन 35 का। मैंने कहा ठीक है सर निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकल जाएगा, इजी है, बिल्कुल इजी है। लेट सपोज मान लो भैया अबंडेंट का रेशियो निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं जो क्लोरीन हमारे पास 37 है उसका अबंडेंट अपन A1 मान लेते हैं, ठीक है, और क्लोरीन जो 35 है उसका अबंडेंट अपन A2 मान लेते हैं। परसेंटेज में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कुछ हो सकता है कि क्लोरीन 37 का अबंडेंट मार्केट में A1 है, हो सकता है 20% पूरे एटमॉस्फेयर में क्लोरीन 37 मिलता है, और मान लो क्लोरीन 35 आपके पूरे एटमॉस्फेयर में अगर ये 20% मिलता है तो ये कितना मिलता होगा? 80%, क्योंकि दोनों का सम अपन कितना मानते हैं? 100। तो अगर मैं यहां से बोलूं तो दोनों का अबंडेंट मतलब A1 प्लस A2 ये कितना हो जाएगा अपना? 100 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है। और यहीं से अपन एवरेज एटॉमिक मास भी निकालते थे। कैसे निकालते थे देखो जरा, क्या तुम्हें याद है? नहीं मेरे को याद है ना। मास का एवरेज कैसे निकालते थे देखो बेटा, गलत नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल शानदार बताऊंगा। देखो मास का एवरेज कैसे निकालते थे? सर जी आप ये मत चलाइए ना यार प्लीज यार, जो बोलते वही चलाओ ना। देखो कैसे निकालते थे, क्लोरीन का मास ले लो, 35 वाले का ले लो, तो मास ऑफ क्लोरीन 37 इनटू उसका अबंडेंट कितना है? उसका अबंडेंट मान लो A1 है, प्लस मास ऑफ क्लोरीन 35 ले लो, 35 ही मास होगा उसका, है ना। ये जो मास लिखे ना 37 और 35 ये नहीं कहिए। अब इसमें अबंडेंट किसका आएगा? A2। कितना आएगा? A2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 जो कि 100 है, जो कि क्या है अपना 100 है, नीचे उनका पूरा हुआ जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूं तो क्या मैं A2 को ऐसा लिख सकता हूं 100 माइनस A1? हाँ सर लिख सकते हो ना, कोई इशू नहीं है। तो मास ऑफ एवरेज इक्वल्स टू मास ऑफ क्लोरीन के 37 का 37 हो जाएगा इंटू A1 प्लस इसका मास है 35, है ना, मास ही है ना वो। 35 वाले क्लोरीन का मास 35 है इंटू 100 माइनस A1, ठीक है, और नीचे A1 प्लस A2। एवरेज मास कितना दे दिया है सर? ये एवरेज ही होता है हमारा एटॉमिक मास 35.5। चलो जल्दी कितना आ रहा है? इंटू करके सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ये हो जाएगा 37A1 प्लस
3500 माइनस 35A1, 37A1 और 35A1 कितना बचेगा 2A1 प्लस 3500 अपॉन ये देखो, दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ पहले, बोलो जल्दी बताओ। अब देखो A1 प्लस A2 कितना होता है 100 होता है, ये रहा 100। अब ये 100 इधर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 100 को इंटू करो, या 100 को मैं इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 3550, होगा क्या नहीं होगा। अब इस वाले को इधर लेके आओ तो 3550 माइनस 3500 इक्वल्स टू 2A1। अब अगर आप यहां देखो तो ये बचेगा 50 इक्वल्स टू 2A1, ठीक है पक्का। तो A1 यहां से कितना आ रहा है 50/2 मतलब 25%। मतलब भैया ये बात कंफर्म हो गई कि जो क्लोरीन 35 वाला है, क्लोरीन 35 वाला जो है वो भैया मार्केट में 25% है। वो मार्केट में कितने परसेंट है 25%। अगर ये 25% है तो सर फिर A2 कितना होगा, A2 हो जाएगा 100 माइनस 25 कितना होगा 75%। मतलब क्लोरीन 15 वाला कितने परसेंट है 75%। कितना है 75%। देखो भैया ये आ गया आपका मास, ये आ गया आपका मास। कोई दिक्कत की बात आपको यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। डन डन डना डन डन। जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताएं। क्लियर हो गई है? कर लिया नोट डाउन? अब रेशियो निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं अपन, रेशियो। देखो देखो फटाफट रेशियो निकाल लेते हैं अपन तेजी में। इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया ना, ठीक है। नर 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 न चलो, अबंडेंट का रेशियो मतलब कि बेसिकली क्लोरीन 37 का किसके साथ, क्लोरीन 35 के साथ, है ना, यही निकालना है ना। हाँ, A1 अपॉन A2 जिसको कहते हैं। तो भैया इसका है A1 और इसका A2 था। तो A1 कितना दिया हुआ है अभी निकाला आपने 25% और ये 75। तो भैया ये आ रहा है 1:3। ये रेशियो है दोनों का 1:3। मेरे हिसाब से तो 1:3। फिर से C आंसर आ गया, C फॉर क्यूट आंसर। ये देखो तो भैया क्लोरीन 35 और 37 का जो रेशियो मार्केट में अबंडेंट है वो है 1:3। मतलब कि अगर देखा जाए तो क्लोरीन का एक एटम पाया जाएगा 37 वाला, तो वहां पर अगर देखो तो मैं उतनी देर में वहां पर 35 वाले क्लोरीन के 3 एटम पाए जाएंगे। मतलब क्लोरीन 37 का 25% अबंडेंस है पूरे एटमॉस्फेयर में, और अगर मैं क्लोरीन 35 की बात करूं तो 75% अबंडेंस है, और जिसके चलते जो रेशियो आ रहा है 1:3 आपको देखने को मिला है। मतलब आपका आंसर है सी फॉर क्यूट आंसर। जल्दी देख लो, सी फॉर क्यूट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिली है। डन डना डन डन हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बढ़िया था सर, मतलब ये थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन था सर। अब ये क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ आयंस हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं कहता हूं सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो पहले तो आप ये करो कि आप पहले ये पता लगाओ कि भैया उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं कि नहीं। चलो आपके पास कौन दिया है, क्रोमियम और आयरन। ये रहा क्रोमियम, ये रहा आयरन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, आयरन का 26। क्रोमियम के ऊपर लिखा है 3+, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 24 में से 3 जाएंगे, तो अब भैया इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास 21। कितने बचे 21 इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 चले गए। आयरन के पास से भी 3 चले गए, तो उसके पास 26 इलेक्ट्रॉन थे, 26 में से 3 गए तो कितने बचे 23 इलेक्ट्रॉन। सर दोनों के पास अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होगा, पहली बात। ये ऑप्शन है ही नहीं। चलो अब लास्ट वाला चेक करेंगे एक बार।
स्कैंडियम 3+, और कौन है हमारे पास, क्रोमियम 3+। चलो पहले नॉर्मल बात करूं तो भैया स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 21। अब 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो -3 कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 18 इलेक्ट्रॉन है भैया अभी इसके पास। अब इधर आ जाओ, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या नॉर्मल एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। अब 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो -3 कर दो भैया, कितने बचे, 21 इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली अभी क्रोमियम 3+ के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम 3+ के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अलग है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होगा। ये लो भैया, कितना इजी क्वेश्चन है। अब आ जाओ आयरन 3+ वाले पे, और कोबाल्ट +3। चलो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। 26 अगर उसका एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 होंगे, लेकिन 3 चले गए तो -3, कितने बचे, 23। तो मतलब आयरन 3+ में 23 इलेक्ट्रॉन है बस। ठीक है, कोबाल्ट पे आओ। आयरन कोबाल्ट बोले तो 27, मतलब उसके पास 27 इलेक्ट्रॉन है। 27 में से 3 चले गए तो -3, कितना हो जाएगा, 24। मतलब उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। और सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग। अब बारी सेकंड की, तो फाइनली आंसर होना चाहिए सेकंड, तो मुझे भी ऐसे लग रहा है सेकंड आंसर होना चाहिए। चलो आयरन कितना होता है, 26। मैग्नीज कितना होता है, 25 इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब बात यह आयरन पे 3+ है। 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, 3 गए तो भैया -3 कर दो, 23। मतलब अब आयरन के पास 23 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर। मैग्नीज के ऊपर कितना लिखा है, +2। कहां लिख दिया मैंने भी, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो -2, कितने आ गए सर, 23। सर सेम इलेक्ट्रॉन है, और अगर सेम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, सेम। इसीलिए आपका आंसर है भैया बी। इसीलिए आपका आंसर है भैया बी। चेक कर लो, बी इज द राइट आंसर। चेक कर लो, बी इज द राइट आंसर। ओ पीछे चले गए, बी इज द राइट आंसर। जल्दी चेक कर लो फटाफट। बी इज द राइट आंसर, कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है। डन, जल्दी लो फटाक से, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। क्या बोल रहा है, जरा समझना बात को समझना। पहले बोल रहा है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब जो भी आपको ये 4-5 स्टेटमेंट दिए हैं, इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मैंने कहा ठीक है। वो कह रहा है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 2s पे जो लग रहा होगा, मतलब 2s पे जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा वो सेम होगा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2p पे लग रहा होगा। नहीं, अलग होगा भैया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन वेरी करता है, और अब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऑर्बिटल चेंज कर रहा है। ऑर्बिटल चेंज कर रहा है तो भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो ये तो चांस नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी एज इन द इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। किसने कह दिया भैया, 2p वाले की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2s। यही अपने अफवाह ने बताया था। अफवाह साहब ने बताया था कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में हायर एनर्जी होती है एज कंपेयर टू लोअर। तो भैया दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। अगर आप चाहो तो n+l रूल लगा के भी निकाल सकते हो। n+l रूल दिया था अपन ने, उससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे n2 है, इधर पे भी n2 है, लेकिन इधर पे l की वैल्यू 1 है, इधर पे l की वैल्यू 0 है। तो इसकी एनर्जी आएगी 3, इसकी एनर्जी आएगी 2, और एनर्जी इसकी ज्यादा है, उसने कहा सेम है, तो सेम तो नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड वाले पे आओ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल इज सेम एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 2s ऑर्बिटल। ये भी बिल्कुल गलत बात है। इनने फिर वही वाली बात कह दी कि 1s के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और जो 2s के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो दोनों सेम होगा। मैंने कहा नहीं। फिर अगर आप देखें तो भैया ऑर्बिटल चेंज हो गई है। दोनों में आप s मत देखिए भैया, 1s न्यूक्लियस के बहुत पास होती है और 2s इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल जो होती है न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाएगी, और दूर हो जाएगी तो भैया फिर वो सेम नहीं हो सकता न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो भैया 3 खत्म। तो मेरे हिसाब से लास्ट ही आंसर होगा। आंसर लगा दूं? मैंने कहा नहीं, पहले समझेंगे
कह रहा है द टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 2s ऑर्बिटल हैव स्पिन क्वांटम नंबर ms बट ऑफ अपोजिट स्पिन। चलो मैं दिखाता हूं, पहले आप एक काम करो, हटा दो इसको जल्दी जल्दी, इतना हटा रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो देखो, उनका कहने का क्या मतलब है वो समझना। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल जो आपकी है, 2s ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये रहेगी ऐसी ऑर्बिटल 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। तो इनने का भैया दोनों की ms वैल्यू तो सेम होगी, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू सेम होगी। कैसे? ये भी 1/2 होगी और ये भी 1/2 होगी, बिल्कुल। बस दोनों में एक फर्क है कि दोनों का अपोजिट हो गया। अपोजिट मतलब मान लो अगर इस वाले को मैं प्लस मान रहा हूं तो इस वाले को मैं माइनस मान रहा हूं। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, बस इतना फर्क आएगा और कुछ नहीं। एंटी क्लॉकवाइज ये फर्क आना है और कोई फर्क नहीं आएगा, ये बात याद रखिए। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, बस भैया बस। इसको लगा डाला तो लाइव सिंगल आला। डी फॉर डमरू, डी फॉर डमरू, देख लीजिए भाई, डी फॉर डमरू। ये सही है पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट सही है, ऊपर वाले 3 तो गलत है। देख लीजिए लास्ट वाले पॉइंट पे आंसर आया। मैंने कहा ना लास्ट वाला पॉइंट ही सही है, ऊपर वाले तो गलत थे, बिल्कुल गलत थे। डन, चले लास्ट पे। जी हां, लास्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। एक बार आप इसको ट्राई करो, मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, एक बार आप ट्राई करिए, कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली। सर मैटर वेव की बात कर रहा है, मैटर वेव याद करो, डी ब्रॉगली साहब ने दिया था, तो डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला भी दिया था मैटर वेव का, H/mv। तो यहां से आपको यह सारी चीज समझ में आ गई थी कि जो वेवलेंथ होती है वो मास पे बहुत डिपेंडेंसी रखती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया मास के। ये देखो, अगर किसी केस में मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी। अब उसने बोला सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी इन चारों में, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ छोटी हो। अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो मास कैसा होना चाहिए? बड़ा। तो आप बस ये चेक कर लो कि इन चारों में सबसे ज्यादा मास किसका होगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन के मास की तो मैं बात ही नहीं करता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन जब मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल मतलब He2+, He2+, ये वाला ज्यादा होगा भारी, ये वाला ज्यादा भारी होगा, इसका मास ज्यादा होगा। और अगर मास ज्यादा है तो हम जानते हैं वेवलेंथ इनवर्सली होती है, इसीलिए वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अपन को देखने को मिलेगी। कैसी वेवलेंथ देखने को मिलेगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अपन को देखने को मिलने वाली है। ये देखिए सर, 16th का बी इज द राइट आंसर। तो आपको मैंने 16 एमसीक्यूज करा दिए हैं इसके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। वैसे ही एमसीक्यूज बहुत सारे कराए थे, फिर आपको 16 और करवा दिए कि लो भाई जी लो जिंदगी, और क्या करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको लगे रहना भाई, आप बस जुड़े रहो यार। अगर कोई कुछ बोल दे तो मैं खड़ा हूं, अपन एकदम ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी की भी क्या बजा देंगे? ईंट से ईंट बजा देंगे, बिल्कुल ठीक है। डन, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो फाइनली ये होता है यहां पे समाप्त। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? डन, ठीक है। तो अब मिलेंगे अपन कल इसी के पार्ट 2 में। सर पार्ट 2 मतलब एमसीक्यू का? नहीं यार, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चल रहा है ना टाइप 1 टाइप 2, तो कल आएगा टाइप 2। मजा आएगा सर। अगर बढ़िया लगे हो सारे क्वेश्चंस तो एक बार फायर वाला इमोजी और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दबा के एकदम। और अगर थोड़ा कहीं डाउट हो तो एक बार क्वेश्चन नंबर डाल दो, अपन देख लेंगे, अपन देख लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।